नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और उन्हें बधाई भी दी गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही कार्यक्रम में कई विभागों के चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजन भी मौजूद रहे। ये विभिन्न विभागों के अंतर्गत आज के इस बहुत ही शानदार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बहुत सीनियर मिनिस्टर आदरणीय गणेश जोशी जी, श्री सौरभ बहुगुणा जी, श्री राम सिंह कैडा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, राजेंद्र अंथवाल जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, श्री भूपेंद्र कंडारी जी, सुरेंद्र मोगा जी, रंजीत सिंह नामधारी जी, नितेश झा जी, सचिव शहरी विकास, रविशंकर जी, सचिव श्री विनोद गिरी गोस्वामी जी, यहाँ बैठे हुए हमारे मेहरा जी और सुरेश कोहली जी और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण और सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनको सफलता प्राप्त हुई है और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे सभी हमारे सफल होने वाले सभी अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण, उनके उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी प्रतिभाशाली नव चयनित युवा साथियों का आज ये मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत आज हर्ष भी है और संतोष भी है कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवाजीवन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नव चयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी नव चयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है और सच में ये आपके लिए बहुत आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्म भूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं
बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, वहीं कौशल विकास को हमने अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अपने युवाओं को सिर्फ हुनर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा आने वाले समय में वो नौकरी खोजने वाले न बने, बल्कि वो भविष्य में नौकरी देने वाले बने। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो वहीं यमुनोत्री की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक संजय डोभाल ने सवाल खड़े किए हैं। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में उन्होंने यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, चारधाम यात्रा लगातार जारी है, इस बार की यात्रा किस तरह से गतिमान भी है, और क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं? देखिए, सुविधाओं का जहाँ तक है, मैं यमुनोत्री का विधायक हूँ और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सुविधाओं का कहीं अभाव है तो यमुनोत्री विधानसभा है। पर उसके बावजूद भी चारधाम यात्रा अभी तक निर्विवाद गति से और बहुत अच्छे से चल रही है और काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि ये माँ यमुना का ही आशीर्वाद है कि श्रद्धालुओं का लगातार अब तो मुझे लग रहा है लगभग 50 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं यात्रा को, और तब से निर्बाध गति से और बहुत अच्छी संख्या में श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सर, व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं यात्रियों को? पूरी प्रॉपर रहने की उचित व्यवस्था हो या फिर खाने पीने की हो? नहीं, रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं तो वहाँ पे चाहे जितने यात्री अगर आज भी 15-20 हजार आ रहे हैं तो चाहे 50 हजार भी आ जाए उनके लिए पूरी है। पर जैसे आप देखते होंगे कि यमुनोत्री का जो पैदल रास्ता है उसकी कई समय से न तो उसका चौड़ीकरण के लिए दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है, और जो कार्य भी हैं चाहे यमुनोत्री धाम में है, आप देख लीजिए 2024 में वहाँ पे आपदा आई थी, आज तक भी वो कार्य नहीं हुए हैं। चाहे जानकी चट्टी में देख लीजिए, और रोपवे का भी लगभग लगभग अब तो 3 साल 2.5 साल होने को है, रोपवे में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो कार्यों की तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कार्य तो वही है जैसा चलता आ रहा है। कल से शुरू होगा, परसों टेंडर लगेगा, यही चल रहा है अभी भी। विधायक जी, 2027 के इलेक्शन भी है, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? और क्योंकि अब एक तरफ अगर विकास कार्य नहीं हुए तो जनता को किस तरह का मॉडल आप लोग पेश करेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से अपनी जनता के साथ हैं। जब भी मैं चुन के भी आया था तो उस टाइम हमारे क्षेत्र से एक आवाज उठी थी कि जनता का विधायक। ठीक है, मैं आज भी जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ा हूँ। मैं समय समय पर, आपने देखा होगा, चाहे यमुनोत्री के लिए मैं देहरादून तक मुख्यमंत्री आवास तक का कूच किया है। उसके बावजूद भी अगर सरकार कार्य नहीं कर रही है तो हमारी जनता देख रही है कि भाई संजय डोभाल ने तो कहीं पे कोई कताई नहीं छोड़ी है। उसके बावजूद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। तो विधायक जी, 4 साढ़े 4 साल का लगभग कार्यकाल आपका पूरा हो गया है, किस तरह के विकास कार्य आप गिनाना चाहेंगे कि आपकी ओर से कराए गए, और कौन से ऐसे काम है जो भी करने बाकी हैं जिनको आपको लगता है कि आगामी दिनों में वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, अब 4.5 साल का कार्यकाल लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है, और मैंने पहले भी कहा है कि 2 साल तक प्रदेश सरकार का मुझे पूरा सहयोग और प्राप्त रहा, और उन 2 सालों में काफी जो पुराने टाइम से वो कार्य रुके हुए थे, जैसे एक हमारे यहाँ स्कूल है राजीव नवोदय, वो लगभग लगभग 2-2.5 दशक पुरानी मांग थी,
वो सरकार ने उसके लिए 40 करोड़ रुपए दिए। उसके लिए मैं सरकार का कई बार धन्यवाद भी ज्ञापित कर चुका हूँ। जैसे अभी भी एक रोड कुछ टाइम पहले हुई है, वो भी लगभग लगभग 4 दशक पुरानी मांग थी, गनखोल घाटी की बनगांव से। तो रोडें, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि 2 साल तक सरकार का पूरा सहयोग हमें मिला। 2 साल बाद पता नहीं सरकार को क्या लगा कि क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों के और सबकी एंट्री उत्तरकाशी में भाजपा में हो गई, उसके बाद सरकार को शायद ये लगा कि अब इनकी जरूरत हमें है नहीं है, तो उसके बाद सरकार ने फिर वहाँ पे कामों पे एक किस्म से रोक ही लगा दी है। विधायक जी, आपदा बाहुल्य क्षेत्र है आपका, और ऐसे में किस तरह के काम वहां पर होने जरूरी भी हैं, और क्या लग रहा है क्या कि कब तक ये काम हो पाएंगे? देखिए, आप जहाँ तक आपदा है, मैं पहले ही बोलता आया हूँ कि यमुनोत्री जी में 2024 में आपदा आई थी। अभी आप लोगों ने पिछले साल 2025 में देखा होगा, वहाँ पे स्याना चट्टी पूरा डूब गया था। आज भी वहाँ पर देख लीजिए, कोई कामों में कोई प्रोग्रेस नहीं है। सारे काम जहाँ के तहाँ जो उन दिनों फौरी तौर पे जिला प्रशासन के द्वारा करवाए गए थे, वही हुए हैं। उसके बाद भी आज तक भी वहाँ पे ना जो सुरक्षा के इंतजाम वहाँ होने थे, चाहे यमुनोत्री में है चाहे स्याना चट्टी में, कुछ भी नहीं हुए हैं। जो चार धाम पर यात्री आ रहे हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, और माँ हमेशा से अपने बच्चों का लीजिए, क्योंकि हम सभी उसी माँ के संतान हैं, और हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और जब जो भी उनके दरबार में आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, तो उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हुई है। तो इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस पुण्य के भागीदार बने। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। संजय डोभाल जी हमारे साथ है, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस की ओर से पंचायत स्तर तक जन जन आंदोलन चलाने और 2 माह तक प्रदेश भर में अभियान चलाने की घोषणा पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने संगठन को मजबूत करे, क्योंकि आज तक उनकी पूरी टीम भी तैयार नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही कई गुट सक्रिय हैं और वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग दिशाओं में राजनीति जारी है। आंदोलन कैसे करेगी कांग्रेस? उनकी खुद की जो है संगठन में अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं है। संगठन ही तैयार नहीं है अभी तक। उनकी जो है जो टीम बननी थी वो टीम ही नहीं बन पाई है। मुझे लगता है ये 4 लोग क्या जन जन में जाकर जो आंदोलन करेंगे? पूरे 4 लोग की भी 4 दिशाएं। हरक सिंह अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, प्रीतम सिंह अलग दिशा में, हरीश रावत अलग दिशा में, उनके प्रदेश अध्यक्ष अलग दिशा में। तो पहले 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, अपनी टीम बना लें, उसके बाद ये बात करें। और कितनी भी तैयारी कर लें, जनता इनको नकार चुकी है। जनता इन पर विश्वास ही नहीं करती। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच नेताओं के बयान और दावे भी देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि जिन सीटों पर एक से ज़्यादा दावेदार हैं वो पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है। इसका मतलब वहां जीत की संभावना ज़्यादा है। चमोली ने साफ किया कि सिटिंग विधायकों को ही पहले मौका दिया जाएगा। अगर कोई विधायक खुद चुनाव लड़ने से इनकार करता है, नए चेहरे पर विचार भी किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि जिन सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसका मतलब वहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा है, और इसीलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर टिकट मांगते हैं कि किसी को भी टिकट मिलेगा तो जीतेगा। तो उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो पार्टी की सीट होती है, जो सिंबल की सीट होती है। तो जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो हमारे लिए बेहतर स्थिति बताती हैं। जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, तो जहाँ पर सिटिंग विधायक हैं तो स्वाभाविक तौर पर पहले उनको ही आंका जाएगा। यदि कोई अपरिहार्य परिस्थितियां होंगी, कोई विधायक कहेंगे कि मैं लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, तो फिर किसी अन्य पर विचार किया जाएगा वहां पर, और वो भी देखा ही जाएगा कि जिसको चुनाव लड़ा कर हम आसानी से उस सीट को जीत सकते होंगे वही वहां पर कैंडिडेट बनेगा। लेकिन अभी काफी समय है, अभी थोड़ा आगे इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कितनी विधानसभाएं ऐसी रहती हैं जहाँ पर जो हमारे सिटिंग विधायक हैं वे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे या
किसी अन्य को लाइए, तो ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं, उस समय का इंतजार किया जाए। उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों और विपक्षी एकजुटता की चर्चाओं पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का सीधा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है, जबकि अन्य दलों का जनाधार बेहद सीमित रह गया है। नंबर 2 कांग्रेस, जिससे हम लड़ते हैं। सपा या है नहीं, बसपा में एक आदमी रह गया, वो भी पर्टिकुलर कुछ पॉकेट पे है, उसके अलावा है नहीं। इसके बाद आती है यूकेडी तो मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता, सब हमारे बच्चे हमारे साथी हैं सारे, लेकिन यूकेडी अपने आप में अभी भी क्षेत्रीय दल नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल होने के लिए आपको टोटल वोट का 6% वोट चाहिए होता है, और अगर विधानसभा सदस्य हो तो कम से कम 2 सदस्य आपके होने चाहिए, तब आप क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आते हैं। यूकेडी को पिछले चुनाव में 0.9% वोट पड़ा हुआ है, 1% भी पूरा नहीं पड़ा हुआ है, और 0.84% नोटा पड़ा था। तो आज नोटा और यूकेडी बराबरी में खड़े हैं, यूकेडी नोटा है उस हिसाब से। तो पैरामीटर्स में यूकेडी कहीं पर भी क्षेत्रीय दल नहीं बनता है। जब यूकेडी क्षेत्रीय दल नहीं हो पा रहा है, सपा या का क्षेत्रीय दल नहीं है, बसपा का भी वोट परसेंटेज उतना नहीं है, वो भी 4% के लगभग कहीं है, और एक ही आज की डेट में, उस समय तो 2 जीत गए तो क्षेत्रीय दल कह सकते थे, लेकिन आज एक ही उनका विधायक है, तो क्षेत्रीय दल उसको भी नहीं कहा जा सकता है। तो जब ये बड़े तीनों दल, सपा, बसपा और यूकेडी उत्तराखंड के, ये तीनों दल ही क्षेत्रीय दल नहीं मेरी नजरों में है, तो है कौन से 20-25? अब 20-25 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 2-2, 4-4 लोग हो तो 100 लोग हो सकते हैं। तो 100 लोग मिलकर बीजेपी को हराने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा बात तो थोड़ा अजीब सी है। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर अब उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा है कि इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब किसी बड़ी दुर्घटना या गड़बड़ी होने पर मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। यहाँ तक कि कई मुख्यमंत्रियों ने भी जवाबदेही तय करते हुए अपने पद छोड़े हैं। अगर देश में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री तो नहीं कराता था, इस्तीफा होता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं इस देश की राजनीति में कि जब कोई आरोप लगा, कोई गलती हुई, तो उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी अपने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा था 1981 में कि मैं डकैतों को उन्मूलन करूंगा, नहीं कर पाए, उनके भाई को मार दिया डकैतों ने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और ऐसा नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है इस देश के अंदर कि जब उनके विभाग में कोई दुर्घटना हुई, कोई अप्रिय घटना हुई और उस मंत्री ने इस्तीफा दिया। आज इतना बड़ा बच्चों के साथ नीट का पेपर लीक हो गया, आज बच्चों का भविष्य खराब हो गया, बहुत मुश्किल से बच्चे तैयारी कोचिंग करके तैयारी करके एग्जाम देते हैं। तो आज ये नैतिकता का वो गलत है ही नहीं है, मैं इस विषय पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उस विभाग में ठीक से नहीं देख पाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है और उनको डिजाइन करना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशव्यापी गुस्से के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के लिए सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि राज्यों के शिक्षा मंत्री भी बरकरार जिम्मेदार हैं। उन्होंने मांग उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस्तीफा दे। से भाजपा आई है, महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ अब पेपर लीक का दंश, पेपर लीक की चोट हमारे नौजवानों के भविष्य में डाल रही है और निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं जब आप सब ने वैभव के आह्वान पर ये नारा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, उसके साथ
यदि धन सिंह इस्तीफा दो भी जुट जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दोनों ने कबाड़ा कर दिया। आज आधे से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं है, आधे से ज्यादा स्कूल, प्रिंसिपल तो कहीं है ही नहीं। प्रधानाचार्यों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हुए हैं और बिना प्रधानाचार्य और शिक्षक के स्कूल कैसे चलेंगे? आज उसी का परिणाम है कि लगभग 600 के करीब हमारे प्राइमरी स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस सिलसिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने संगठन की तैयारियां और आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी गठन को लेकर उनकी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से विस्तार से बातचीत भी हुई है। बात हुई है अभी, जब पौड़ी में मैंने देखा शैलजा जी से, जब मीडिया के लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा इस रैली के बाद हम प्रदेश कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्दी करेंगे। तो मुझे लगता है कि कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, भी जल्दी हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद लग रही है जल्दी हो जाएगा। और मैं तो कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, कार्यकारिणी गठन होता रहेगा, ये सब चीजें अलग चीजें हैं, ये अलग होता रहेगा, लेकिन हमको स्वप्रेरणा से जो है लगना चाहिए। अब मुझे तो नहीं कोई कहता है कि भाई आपको यहाँ कार्यक्रम करना है, वहाँ कार्यक्रम करना है, लेकिन मैं तो चिंता करता हूँ, एक एक सीट की चिंता करता हूँ कि कैसे कौन सी सीट। और मुझे तो क्योंकि एक एक सीट का जो भौगोलिक अनुभव है मेरा और सामाजिक जो ताना बाना है उसको आंकलन में करता हूँ और पार्टी को सुझाव देता हूँ समय समय पर कि भाई उस सीट पर हमारी की स्थिति कैसी है, उस सीट पर हमारी स्थिति कैसी है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार अगर हमने ठीक से और इसी तरह हम अगर मेहनत करते रहे तो हम लोग इस बार चुनाव जीते और सरकार बनाए। उत्तराखंड में शुरू हुई मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया पर वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो मतदाता सूची सुधार के इस प्रक्रिया में सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष को इसमें कोई राजनीतिक खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। में काम प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग जो है एसआईआर को गंभीरता से ले रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक मतदाता सूची में सम्मिलित हो। सत्ता में बैठे हुए लोग एसआईआर के माध्यम से खेल खेलना चाहेंगे, लेकिन हम उससे कामयाब नहीं होंगे। और इसके साथ साथ जैसे सरकार की आदत है कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में जो है पैसा डाल दो, ये बिहार में चल सकता है, ये पश्चिम बंगाल में चल सकता है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं चल सकता। उत्तराखंड की मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति ने इस प्रदेश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया, अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया, उस मातृशक्ति। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।